हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और देखा जाए तो पिछले 2 दिन से क्लास आ नहीं रही थी। आज हम लोग यहां पर क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं और 1 और 2 फरवरी 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पे आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिर अगली जो क्लास आएगी उसमें हम लोग 3 और 4 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए समसामयिक घटना चक्र के द्वारा प्रस्तुत यहाँ पर करंट अफेयर 1 और 2 फरवरी 2026 के, इसमें हम लोग नया महीना स्टार्ट कर रहे हैं। फरवरी 2026 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फरवरी 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर चर्चा करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा जो नया मासिक पैकेज है वो भी स्टार्ट हो गया है। नया मासिक पैकेज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं नए मासिक पैकेज को। इस मासिक पैकेज में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आइए मैं एक बार बता देता हूं आपको। यहां पर देखा जाए जो हमारा ये मासिक पैकेज है इसमें आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इन सुविधाओं के बारे में एक बार डिटेल से आपको बता देता हूं मैं। जो हमारा मासिक पैकेज है ये करंट अफेयर के लिए बनाया गया है और आज देखा जाए 1 साल इस मासिक पैकेज को हो भी गया। हमने 1 फरवरी से अपना मासिक पैकेज स्टार्ट किया था। ठीक है, 1 फरवरी 2025 से अपना मासिक पैकेज स्टार्ट किया। पिछले 1 साल से आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। अब यहाँ पर देखा जाए जो हमारा मासिक पैकेज है इसको हम लोगों ने 2 हिस्से में डिवाइड करके रखा है। एक तो जो डेली बेसिस है, ठीक है, कि डेली हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर देखा जाए डेली आपको प्रोवाइड किए जाने वाले कंटेंट है उसमें सबसे पहले आपको शाम को 7:30 बजे, ठीक है, आपको वीडियो क्लास मिल जाती है। वीडियो क्लास आपको मिल जाती है, एक सेकेंड। प्रतिदिन आपको जो क्लास पीपीटी पीडीएफ होती है इसे शेयर किया जाता है। डेली देखा जाए आपको बाइलिंगुअल जो पीडीएफ होती है यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग, हिंदी एंड पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे प्रतिदिन लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये सारी सुविधाएं जो है वो ऐप पर उपलब्ध है। ऐप पर आप इनको इसका फायदा उठा सकते हैं। वीडियो क्लास जो होती है हमारी यूट्यूब पर फ्री होती है। मासिक रूप से हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मासिक रूप से क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर देखा जाए जो कंपाइल पीडीएफ होती है, कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये कंप्लीट पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। साथ ही साथ में देखा जाए तो महीने के एंड में आपसे 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लिया जाता है। महीने के एंड में देखा जाए आपसे यूपी प्लस बिहार, इसमें अभी हमारा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर है। यूपी को हम लोग कवर कर रहे हैं और यूपी कवर होने के बाद में देखा जाए जैसे ही आपका जो बीपीएससी का एग्जाम और नजदीक आएगा तो हम लोग बिहार पर भी फोकस कर लेंगे, बिहार को कंप्लीट करेंगे। अभी यूपी का जो मासिक पीडीएफ है, मासिक वीडियो प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये सारी सुविधाएं देखा जाए जो हमारा मासिक पैकेज है इसको आप महज ज्वाइन कर सकते हैं कितने रुपए में, सिर्फ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 25 रुपए में। और ये 25 रुपए भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इस वीडियो के जो पिन कमेंट है, पिन कमेंट चेक करेंगे तो वहां पर एक लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद में, ठीक है, वहां पर कॉइन का ऑप्शन होता है। ठीक, कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। आपके वॉलेट, जैसे आप किताब परचेज करते हैं घटना चक्र की, तो घटना चक्र की किताब के ऊपर कवर पेज पर देखेंगे तो क्यूआर कोड के लिए स्कैनर लगा होता है, वहां पर क्यूआर कोड लगा होता है। ठीक है, उसको आप स्कैन करते हैं तो आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाते हैं। उस कॉइन को यहाँ पर अप्लाई कर देना तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, करीब 18.75 रुपए के आसपास हो जाएगा। ठीक है, और इसी 18.75 यानी कि देखा जाए तो 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे महीने का जो कंप्लीट करंट अफेयर उसकी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहेगा कि एग्जाम के टाइम जो पैनिक करते हैं ना कि करंट अफेयर नहीं तैयार है, कहाँ से करें, फिर ये पत्रिका वो पत्रिका, यहाँ से कर ले वहाँ से कर ले, ये भी यूट्यूब का वीडियो वो यूट्यूब का वीडियो, बहुत परेशान होते हैं लोग। तो वो सारी समस्याओं का हल है, ठीक है, इस मासिक पैकेज में। और ये मासिक पैकेज देखा जाए तो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होते हैं, जितने न्यूज़पेपर आप परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ते हैं उस सारे न्यूज़पेपर खंगाल कर आपके लिए यहाँ पर ये कंटेंट तैयार किया जाता है। ठीक है,
ये इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थी जानकारी, क्योंकि जानकारी इसलिए दी गई, हमारा आज जो मासिक पैकेज होता है 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, 1 फरवरी से। तो देखा जाए आज ये क्लास आपको मिल रही है, इसी वजह से आज पहले वीडियो में आपको ये सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे ये जानकारी थोड़ी थोड़ी कम दी जाएगी, लेकिन आगे जानकारी मतलब कंप्लीट जानकारी जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पर। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस के बारे में। यहाँ पर देखा जाए जो इंटरनेशनल जेब्रा दिवस है इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को विश्व भर में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जेब्रा संरक्षण, उनकी पारिस्थितिकी भूमिका और मानव गतिविधियों व आवास हानि से उत्पन्न खतरों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। यानी कि देखा जाए परीक्षा आपसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है हर साल, तो याद रखिएगा 31 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर चर्चा करें, जेब्रा की 3 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेविस जेब्रा, ठीक है, ग्रेविस जेब्रा ये संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें इसको संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, जबकि जो माउंट जेब्रा है इसको असुरक्षित कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि देखा जाए जो माउंट जेब्रा है इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और प्लेन्स जेब्रा जो है यहाँ पर देखा जाए ये निकट संकटग्रस्त यानी कि नियर थ्रेटेन की कैटेगरी में रखा गया है। IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें। यहाँ पर देखा जाए जेब्रा के शरीर पर धारियां शिकारी भ्रम, ताप नियंत्रण, कीट संरक्षण और पहचान में सहायक होती है। ठीक है, ये मुख्यतः केनिया, इथोपिया, नामीबिया, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका के घास भूमि व अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जेब्रा घास भूमि संतुलन, खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इसी वजह से देखा जाए हर साल जेब्रा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 31 जनवरी के दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया जेब्रा दिवस के बारे में। अब आइए चलते हैं अगले दिवस पे चर्चा करते हैं जो 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 1 फरवरी को। यहाँ पर देखा जाए हर साल 1 फरवरी का जो दिन होता है इसको भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। आगे चर्चा करें, भारतीय तटरक्षक बल की औपचारिक स्थापना 1 फरवरी 1977 को अंतरिम रूप से की गई थी, जिसका उद्देश्य समुद्री तस्करी पर नियंत्रण और समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना था। ठीक है, यानी कि जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं, समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए देखा जाए तो यहां पर 1 फरवरी 1977 को अंतरिम रूप से इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे देखते हैं, यह बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो आदर्श वाक्य है, ध्येय वाक्य, जिसको आप ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं, ध्येय वाक्य ये क्या है? वयम रक्षाम। ठीक है, वयम रक्षाम, यहां पर इसके आप एम्बलम पे देख सकते हैं लिखा रहता है वयम रक्षाम। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए इसका अर्थ क्या होता है? वयम रक्षाम मतलब हम रक्षा करते हैं। ठीक है, तटरक्षक बल समुद्री क्षेत्र में अवैध गतिविधियों, हथियार व नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने, मछुआरों की सुरक्षा करने, खोज बचाव अभियानों तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल जो 1 फरवरी का दिन होता है इसको भारतीय तटरक्षक बल दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने तीसरे दिवस पर चर्चा करते हैं, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है? आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ये आपके PYQ का सवाल भी है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, महत्वपूर्ण दिवस में आपको कौन कौन से दिवस याद रखने होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लो, जब भी आप दिवस पढ़ रहे हो, अब बहुत से दिवस होते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस मनाया ही जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, दिवस मनाए जाते हैं। आपको फोकस कौन कौन से एरिया पे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूं, उन एरिया को फोकस कर लेना। कभी भी परीक्षा में आपके जो दिवस से संबंधित सवाल आते हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, दिवस सबसे पहले तो आपको कहां पर फोकस करना है? सबसे पहले तो आपको फोकस करना है प्रकृति पर। प्रकृति से संबंधित जितने भी दिवस होते हैं, चाहे वो पर्यावरण दिवस हो, ठीक है, जैव विविधता दिवस हो, जैव विविधता दिवस हो, ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए जो रामसर दिवस है, ओजोन दिवस है, ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए समुद्र दिवस है, पर्वत दिवस है। ये सारे दिवस आप फोकस करिए जब भी आप रट रहे हो। ये ऐसे दिवस हैं जिनके आपको थीम भी याद करना है। दिवस कब मनाया जाता है, साथ साथ में इसका थीम क्या है। ठीक है, इसका थीम क्या है, थीम जरूर पढ़िए, इसका थीम आप रटिए। इसके बाद देखा जाए जो चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है,
चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, चाहे वो देखा जाए तो एड्स दिवस हो गया, ठीक है, उसके बाद देखा जाए मलेरिया, ठीक है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर देखा जाए तो कुष्ठ रोग हो गया, और अन्य जो चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है उनको आपको फोकस करना है। और यहाँ पर देखा जाए जो पशु पक्षी से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है, जेब्रा दिवस, फिर हाथी दिवस, फिर टाइगर दिवस, ठीक है, डॉल्फिन दिवस, और उसके बाद में देखा जाए शेर दिवस, नीलगिरी ताहर दिवस। तो ये सारे दिवस जो होते हैं इनको आपका जो इनका दिन याद करना होता है, आपको यहाँ पर इसका दिन याद करना है। इसका भी आप थीम याद कर सकते हैं, थीम कई बार पूछ लिया है। और एक यहाँ पर देखा जाए जो भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा घोषित नवीनतम दिवस। अब नवीनतम दिवस कौन कौन से, जैसे भाला फेंक दिवस हो गया, ठीक है, भाला फेंक दिवस हो गया। इसके साथ साथ में देखा जाए स्टार्टअप दिवस हो गया, स्टार्टअप दिवस हो गया, ठीक, विभाजन विभीषिका दिवस हो गया, ठीक है, उसके बाद देखा जाए वीर बाल दिवस हो गया, बाल दिवस 14 तारीख को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। फिर उसके बाद देखा जाए जो जनजातीय गौरव दिवस हो गया, गौरव दिवस हो गया, ठीक है, आयुर्वेद दिवस हो गया, ठीक। तो ये सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हैं जो भारत सरकार के द्वारा देखा जाए घोषित नवीनतम दिवस है, इनको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर एक मोटा मोटी मैंने आपको दिवस जब आप रट रहे हो और दिवस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दिवस याद करें, इतने महत्वपूर्ण दिवस हैं, क्या याद करें क्या ना याद करें, तो इसको याद रखना, ये आपका फोकस एरिया है, यहाँ पर आपको फोकस करना है। और फोकस एरिया आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किस चीज पर फोकस करना है, कौन सा हमको थीम रटना है, कौन सा दिवस रटना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उस फोकस एरिया के लिए यहाँ पर आप इस पर फोकस करिएगा, प्रकृति पर, भारत सरकार के द्वारा घोषित नवीनतम दिवस, चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, पशु पक्षियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पर आपको फोकस करना है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग रामसर दिवस पर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पर देखा जाए जो रामसर दिवस है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से भी जानते हैं इसको। यहाँ पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम क्या है, वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम क्या है, ठीक है, इसकी थीम देखते हैं। तो आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, ठीक है, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ये इसका थीम है। ये थीम आपको याद रखना, ये थीम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकता है। देखा जाए तो ये थीम आर्द्र भूमियों और आदिवासियों के स्थानीय समुदाय के पारंपरिक ज्ञान के बीच गहरे संबंध को रेखांकित करती है, जिसने पीढ़ियों से इन पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में योगदान दिया है। यहां पर देखा जाए अभियान जैव विविधता संरक्षण, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने की पारंपरिक ज्ञान की भूमिका के निभाने को उजागर करता है। याद रखना है आपको कि यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर, जो रामसर शहर है, वहां पर आर्द्र भूमि सम्मेलन में अपनाए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। हर साल देखा जाए तो जो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, 1971 में जो ईरान का रामसर शहर था, यहीं पर आर्द्र भूमि सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, उसी को अपनाए जाने के लिए, उसकी जो स्मृति होती है उसी को मनाने के लिए 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है। यूरोपीय संघ ने यहां पर देखा जाए IRGC, ठीक है, IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। चर्चा करते हैं। तो यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रदर्शनों के दमन के कारण ईरान के इस्लामिक जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स है, ठीक है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है, उनको देखा जाए औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ठीक है, परीक्षा पूछ सकता है कि जनवरी 2026 में किस देश के द्वारा जो
ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प थे, इनको आतंकवादी समूह घोषित किया गया है, तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक सवाल और यहां पर देखा जाए, जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इसमें बुल्गारिया यूरोपियन यूनियन में शामिल होने वाला, जो यहाँ पर यूरोजोन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बना है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में देखा जाए या 1 जनवरी 2026 को यूरोजोन में सम्मिलित होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, तो बुल्गारिया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1979 में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद में ईरान में धार्मिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए की गई थी। लेकिन अब ये संस्था जो है ये सैन्य, खुफिया और आर्थिक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव रखती है। यहां पर देखा जाए खास बात यह है कि अमेरिका और कनाडा के द्वारा पहले ही इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। ठीक है, इस निर्णय के बाद होगा क्या कि इस निर्णय से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प की संपत्तियों को फ्रीज करने तथा यात्रा प्रतिबंध जैसे कड़े प्रावधान है वो लागू होंगे, जो ईरान पर वैश्विक दबाव को और ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है। यहां पर चर्चा करें तो कार्लोस अल्कराज जो थे, पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने पहली बार जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पर चर्चा कर ले तो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं इस टाइम पे कार्लोस अल्कराज, और पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी जो है नोवाक जोकोविच को फाइनल में यहां पर हराया है। ठीक है, देखा जाए तो ये जोकोविच के करियर की ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में पहली हार थी। अभी तक जितनी बार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल खेला है, जितनी बार फाइनल खेला है, फाइनल में पहुंचे हैं, हर बार जीता है। लेकिन यह पहली बार था कि कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और नोवाक जोकोविच पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन हारे हैं जब वो फाइनल में पहुंचे हैं तब। ठीक है, देखा जाए नोवाक जोकोविच 10 बार फाइनल में पहुंचे हैं और हर बार चैंपियन बने थे। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, इस जीत के साथ अल्कराज ने करियर ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया है। करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। यहां पर जो करियर ग्रैंड स्लैम होता है, इसका मतलब क्या होता है? करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। ठीक है, 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, उसी को करियर ग्रैंड स्लैम कहते हैं। और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कार्लोस अल्कराज बन गए हैं। यहां पर देखा जाए कार्लोस अल्कराज इससे पहले 2 बार यूएस ओपन जीत चुके हैं, 2 बार विंबलडन जीत चुके हैं और 2 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं, और अब एक बार यानी कि पहली बार देखा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है। करियर ग्रैंड स्लैम का मतलब यह होता है कि किसी खिलाड़ी ने अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कम से कम एक बार जीतना है। ठीक है, उन्हें एक ही कैलेंडर में जीतना है ये जरूरी नहीं है। मतलब अपने जीवन काल में देखा जाए कोई खिलाड़ी है, उसको जो करियर ग्रैंड स्लैम होता है यानी कि 4 टूर्नामेंट जीतना होता है, एक ही साल में जीत ले ऐसा अनिवार्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर तो हमने पुरुषों के जो पुरुष एकल था यूएस ओपन पे, उस पर चर्चा कर ली। यहां पर महिला ओपन पे चर्चा करते हैं, तो एलिना रायबकिना के बारे में चर्चा करें। जो एलिना रायबकिना है, इनके बारे में देखा जाए तो इन्होंने महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल्स खिताब जो था वो जीत लिया है। ठीक है, महिलाओं में ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। कजाकिस्तान की टेनिस स्टार एलिना रायबकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में देखा जाए तो टॉप सीड बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबैलेंका, ठीक है, आर्याना सबैलेंका को पराजित किया है। किसने पराजित किया ये जरूर याद रखिएगा। यहां पर देखा जाए तो यूपी पीसीएस 2022 में आपसे सवाल पूछा गया, और डायरेक्टली सवाल पूछा गया था उस टाइम पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, आई थिंक विंबलडन से पूछा गया था। ठीक है, विंबलडन से सवाल पूछा गया था, और पूछा क्या गया था? विजेता के बारे में नहीं पूछा था। ठीक है, विजेता के बारे में नहीं पूछा था, पूछा था जो विजेता बनी है उन्होंने किसको पराजित किया, किसको पराजित किया, यानी कि उपविजेता के बारे में पूछ लिया था। उपविजेता कौन रही? तो आपको यहां पर तो ये याद ही रखना है कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी है। और सबसे खास बात क्या हो जाता है कि एरिना रायबकिना जो है ये कजाकिस्तान की ओर से ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। ठीक है, कजाकिस्तान से ये मैच जीतने वाली यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाली, सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? एलिना रायबकिना। ठीक है, बेलारूस की खिलाड़ी आर्याना सबैलेंका को पराजित किया है। चर्चा करते हैं इसके साथ ही वह इस खिताब को जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। 26 साल की रायबकिना ने पहली बार इस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। 3 साल पहले वे फाइनल में पहुंची थी, लेकिन तब उन्हें देखा जाए आर्याना सबैलेंका के हाथ पराजय का सामना करना पड़ा था। यानी कि 3 साल पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल खेला था, तब आर्याना सबैलेंका जीत गई थी और
एलिना रायबकिना जो थी वो पराजित हुई थी। और अब देखा जाए इतिहास पलटी मारता है, होता क्या है कि आर्याना सबेलेंका पराजित होती है किसके हाथों, यहाँ पर देखा जाए जो एलिना रायबकिना थी उनके हाथों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर हमारी क्या है, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया के बारे में है। यहां पर देखा जाए एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया पूर्वी वायुसेना कमान के नए प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, यहां पर आप फोटो देख सकते हैं। चर्चा करते हैं। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग चीफ का पदभार ग्रहण किया है। यहां पर देखा जाए उन्होंने एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया है, जो 39 वर्षों की समर्पित सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया को उनकी विशिष्ट सेवा सम्मान में देखा जाए तो 2008 में वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया था और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि पूर्वी वायुसेना के नए प्रमुख पूर्वी वायुसेना कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया बने हैं। नियुक्तियों के संदर्भ में देखा जाए, अपॉइंटमेंट के संदर्भ में ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए देश के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, देश के पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन यहां पर चर्चा करते हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पूर्व न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई जो है, इन्होंने नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, याद रखना है आपको, परीक्षा में पूछे कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो नवी मुंबई में किया गया। और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा और भूषण रामकृष्ण गवई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के द्वारा स्थापित यह केंद्र नवोदित अधिवक्ताओं को पेशेवर प्रशिक्षण, शोध सुविधा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यहां पर देखा जाए यह पहल कानूनी क्षेत्र में समावेशिता को बढ़ावा देने और बाबा साहब के न्यायपूर्ण समाज के सपने को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर चर्चा करें, भारत का पहला या देश का पहला देवी संग्रहालय कहां पर बनेगा। ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पर देखा जाए देश का पहला, जब मैं आपको हमेशा कहता हूं कभी भी ऐसा पॉइंट आए कि देश का पहला, भारत का पहला, विश्व का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला, राज्य का पहला या भारत में पहला, ऐसा कहीं भी आए, वो पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर याद रखना कि कटरा में बनेगा देश का पहला देवी संग्रहालय। हेडिंग से ही पता चल जा रहा है। यहां पर चर्चा करते हैं तो माता वैष्णो देवी के बेस कैंप कटरा जो रियासी जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर भारत का पहला देवी संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय का मुख्य आकर्षण देश के विभिन्न शक्तिपीठों और देवी तीर्थों की भव्य प्रतिकृतियां, साथ साथ में ऐतिहासिक तस्वीरें और दुर्लभ सांस्कृतिक सामग्रियों को यहां पर रखा जाएगा। चर्चा करें तो यह केंद्र देवी परंपरा और शक्ति पूजा के अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इस पहल का मूल उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करना, साथ ही साथ कटरा को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ही देखा जाए तो ये देवी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जाएगा, कटरा जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कटरा जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। और ये कटरा किस जिले के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा जो रियासी जिला है। कहां पर, रियासी जिले के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है, कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। अब ये जो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि किसी शहर में आप रह रहे हैं तो वहां पर रहने का खर्च कितना आता है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहां पर देखा जाए नम्बियो के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखिएगा नम्बियो जो है इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नोम्बियो की कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुंबई देश का सबसे महंगा महानगर बना हुआ है, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें, हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे तो जो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के शहर देखा जाए तो टॉप 10 में, ठीक है, टॉप 10 में 1 से लेकर 6 तक तो स्विट्जरलैंड के ही शहर है। यहां पर देखें जो 7वां स्थान है वो किसका है, 7वां स्थान है न्यूयॉर्क का। और न्यूयॉर्क शहर को ही आधार बनाकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और जिस शहर को आधार बना के रिपोर्ट तैयार किया जाता है वो रिपोर्ट में देखा जाए 7वें स्थान पर है। और उससे भी महंगे शहर कहां पर है, जो स्विट्जरलैंड के शहर हैं वहां पर देखा जाए 1 से लेकर 6 स्थान तक यही शहर है स्विट्जरलैंड के। अब हम भारत की पहले बात कर लेते हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे। भारत में देखें सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो भारत में जो मुंबई है ये देश का सबसे महंगा महानगर बना हुआ है। और दूसरे स्थान पर देखा जाए कौन है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। इससे पूर्व देखें तो दूसरे स्थान पर रहता था बेंगलुरु। ठीक है, दूसरे स्थान पर देखा जाए जो बेंगलुरु है वो रहता था, लेकिन इस बार बेंगलुरु पहुंच गया है तीसरे स्थान पर, दूसरे पर आ गया है दिल्ली। ठीक है, तो पहले स्थान पर मुंबई, दूसरे पर दिल्ली और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु है। चर्चा करें वैश्विक स्तर पर, चर्चा करें तो स्विट्जरलैंड के शहर सबसे महंगे हैं, जिनमें ज्यूरिख शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग न्यूयॉर्क यानी कि देखा जाए
न्यूयॉर्क को, यानी कि इसकी आधार जो बेस पॉइंट है इसका 100 है, जबकि जो ज्यूरिख है उसको 118.5 है। ठीक है, 118.5 है, यानी कि न्यूयॉर्क जो आधार बना के जिसको मापा गया वो 7वें स्थान पर है, और ज्यूरिख देखा जाए ये कौन से स्थान पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत का जो मुंबई है ये पूरे ओवरऑल रैंकिंग जो जारी की गई है उस ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए कौन से स्थान पर है, तो 445वें स्थान पर है। दिल्ली का 454वां स्थान है, बेंगलुरु का 457वां स्थान है, गुरुग्राम का 450वां स्थान है देखा जाए। और आगे देखें नोएडा जो है ये 458वें स्थान पर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए रिपोर्ट में जो कोयम्बटूर शहर है, कोयम्बटूर शहर ये आखिरी पायदान पर है, यह याद रखना है। ये जो नंबियों की रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट में जो कोयम्बटूर शहर है ये 79वें स्थान पर है। कौन सा स्थान पर, 479वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये था नंबियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026। चलिए आगे देखते हैं अल्फा जीनोम के बारे में। यहां पर देखा जाए अल्फा जीनोम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल डीप माइंड के द्वारा अल्फा जीनोम लॉन्च किया गया है। एआई उपकरण है, चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है विज्ञान के दृष्टिकोण से। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो विकास होते हैं उनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो देखा जाए तो जो वैक्सीन डेवलपमेंट से सवाल पूछ लिए गए 2024 में, या अन्य सवाल आपके विज्ञान तकनीकी क्षेत्र से पूछ लिए जाते हैं, उस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अल्फा जीनोम नामक एआई उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया है। चर्चा करते हैं क्या है ये। तो गूगल डीप माइंड ने अल्फा जीनोम नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण लॉन्च किया है जिसे अनुवांशिकी उत्परिवर्तनों के जीन नियामन तथा मानव रोगों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो ये एआई दीर्घ डीएनए अनुक्रमों का विश्लेषण कर अनुवांशिक भिन्नताओं के जैविक प्रभावों का भविष्यवाणी करता है। यानी कि होगा क्या, ये जो एआई है ना, एआई टूल, ये जो दीर्घ डीएनए होते हैं उनके अनुक्रमों का विश्लेषण करेगा, और उनके अनुक्रम के विश्लेषण करने के बाद जो अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न हो रही है, ठीक है, अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न हो रही है, और उसके अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होने के कारण जीव पर कौन कौन से जैविक प्रभाव पड़ेंगे उसकी भविष्यवाणी करेगा। ठीक, पहले ही बता देगा कि जो जैविक अनुक्रम है डीएनए के, ठीक है, जो डीएनए के अनुक्रम है उनका जो अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न हो रही है, अनुवांशिक प्रभावों से जो भिन्नता उत्पन्न हो रही है उसका जैविक प्रभाव क्या हो सकता है, किस प्रकार से भविष्य में देखा जाए हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी, उन सब की भविष्यवाणी करने का कार्य ये टूल करेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है, अल्फा जीनोम नाम रखा गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो गूगल डीप माइंड के द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, यहां पर देखें तो अल्फा जीनोम मुख्य रूप से नॉन कोडिंग नियामक डीएनए क्षेत्र को केंद्रित है जो मानव जीनोम के लगभग 98% हिस्सा होते हैं और जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। देखा जाए तो इससे कैंसर तथा वंशानुगत रोगों के अनुवांशिक अनुसंधान में तेजी आने की संभावना है। यानी कि जो कोशिकाओं में परिवर्तन होता है या अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं जिनके कारण देखा जाए जो वंशानुगत रोग होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कैंसर जैसी समस्याएं होती हैं, तो इनके इलाज में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले से हमको पता चल जाएगी कि आने वाले समय में क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, वंशानुगत रोग कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हमको पहले से ही पता चल जाए तो हम उसमें सुधार करने के प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। और ऐसा करने में देखा जाए अल्फा जीनोम देखा जाए तो भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और देखा जाए तो लाइफ चेंजिंग इवेंट शामिल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर हम बात करते हैं अवार्ड्स पे, और ग्रेमी अवार्ड आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार से ऑस्कर, ठीक है, जैसे ऑस्कर आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसी प्रकार से ग्रेमी अवार्ड जो होते हैं ये संगीत के क्षेत्र में इनको ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ग्रेमी अवार्ड बहुत पूरे दुनिया भर के महत्वपूर्ण अवार्डों में शुमार है। इस बार देखा जाए इसका 68वां संस्करण प्रेषित किया गया, और 1 फरवरी को हुए इस भव्य आयोजन में क्रिप्टोकॉम एरिना में 68वें ग्रेमी अवार्ड 2026 का आयोजन किया गया, जहां साल के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस वर्ष रैपर केंड्रिक लैमर ने सर्वाधिक 9 नामांकन के साथ महफिल लूट ली, और लेडी गागा तथा जैक एंटोनॉफ जो थे इन्होंने 7 नॉमिनेशन के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा में रहे। यानी कि सबसे ज्यादा नामांकन किसको मिला, तो सबसे ज्यादा नामांकन मिला था केंड्रिक लैमर को। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है। विजेताओं की सूची देख लेते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर कौन रहा, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यही पॉइंट आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा। ठीक है, कि एल्बम ऑफ द ईयर कौन रहा, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एल्बम ऑफ द ईयर कौन, बैड बनी। ठीक है, ये याद रखना है कि बैड बनी जो है ये एल्बम ऑफ द ईयर रही। ठीक, यहां पर देखा जाए टीबी तिरार मास फोटोज की है बैड बनी, तो आपको बैड बनी याद रखना है कि बैड बनी जो थी ये एल्बम ऑफ द ईयर रही। आगे देखें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सी रही, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, और यहां पर देखा जाए सेज की, ठीक है,
लूथर। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कौन सी रही? लूथर रही रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सी रही? तो लेडी गागा का देखा जाए, लेडी गागा का आब्रा का डाबरा। ठीक है, आब्रा का डाबरा जो है ये लेडी गागा का, इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे देखें, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट कौन रहे? ओलिविया डीन जो थे, ये बेस्ट न्यू आर्टिस्ट रहे। आगे चर्चा करें, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम कौन सी? तो मेहेम थी, मेहेम लेडी गागा के द्वारा गाया गया है। ठीक है। आगे देखें, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस, यहां पर देखा जाए मैन चाइल्ड रही। ठीक है, किसके द्वारा? सबरीना कारपेंटर के द्वारा इसको गाया गया है। आगे देखें, बेस्ट पॉप कपल या ग्रुप परफॉर्मेंस कौन सा रहा? तो सिंथिया एरिवे और एरिना ग्रांडे की डिफाइंग ग्रेविटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बेस्ट कपल या ग्रुप परफॉर्मेंस, बेस्ट कपल या ग्रुप परफॉर्मेंस रही वो किसकी रही? यहां पर देखा जाए डिफाइंग ग्रेविटी की। ठीक। अब यहां पर ये नाम आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे, तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसमें से खास जो है मैं वो आपको बता देता हूं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और उसको याद ही कर लीजिए। यहीं पर लगे हाथ आप याद कर ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे आपको याद रखना है कि एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर याद रखना है डेबी तिरार मास फोटोज, किसके द्वारा गाया गया है? तो यहां पर देखा जाए बैड बनी के द्वारा गाया गया है। आगे देखें, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो था, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये कौन सी रही? लूथर रही, लूथर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर रही है। किसके द्वारा गाया गया है? तो यहां पर देखें केंड्रिक लेमर और यहां पर SZA के द्वारा गाया गया है, SZA के द्वारा गाया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सी रही? तो सॉन्ग ऑफ द ईयर रही है आब्रा का डाबरा। ठीक है, इतने पॉइंट आपको 3 यहां से याद रखने हैं। और आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे ये लिस्ट आप याद कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है लेडी गागा का बेस्ट पॉप वोकल एल्बम लेडीज। ठीक है, लेडी गागा के द्वारा गाया गया है, इसका नाम क्या है? मेहम। आगे चले, कुछ पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। सारा लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एक अंत में, यहां पर देखा जाए बेस्ट ऑडियो बुक, बेस्ट ऑडियो बुक। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दिया गया है किसको? दलाई लामा को दिया गया है। जो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको प्रदान किया गया है 68वें ग्रेमी अवार्ड में। 68वां जो ग्रेमी अवार्ड है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए बेस्ट ऑडियो बुक का अवार्ड जो प्रदान किया गया वो किसको दिया गया? दलाई लामा को प्रदान किया गया। और आपकी परीक्षा में यही पॉइंट आएगा। ठीक है, यही पॉइंट आएगा दलाई लामा वाला। ठीक है, चलिए, और बाकी पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट को आप जब PDF आपको मिलेगा तो वहां से आप रिवाइज करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है? सेल को तीसरे वर्ष मिला ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन। लगातार तीसरे वर्ष देखा जाए, जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको तीसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्रदान किया गया है। चर्चा कर लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी को फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक की अवधि के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन प्रदान किया गया है। यहाँ पर देखा जाए ये लगातार तीसरा वर्ष है जब सेल को यह सम्मान मिला है। यह प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा कंपनी व्यापी मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है। ठीक है, यहां पर देखें ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये प्रमाणन है प्रदान किया जाता है। और होता क्या है इसमें कि कंपनी व्यापी मूल्यांकन के आधार पर यह इंस्टीट्यूट रैंक प्रदान करती है या प्रमाणन प्रदान करती है। सेल ने ट्रस्ट इंडेक्स स्कोर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जो कर्मचारियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। कंपनी सेल दर्पण जैसे प्रगतिशील मानव संसाधन उपायों के माध्यम से पारदर्शी प्रदर्शन आधारित कर्मचारी केंद्रित कार्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और इसी कारण से देखा जाए तो लगातार तीसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाणन किसको दिया गया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए पहली बार भारत में राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण है पहली बार भारत में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? यही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट नेशन वाइड हाउस होल्ड इनकम सर्वे जो है यहां पर देखा जाए किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी जो है उसके अंतर्गत देखें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा देखा जाए तो भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण और वार्षिक समाविष्टि सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों सर्वे का फील्ड वर्क अप्रैल 2026 से 1 वर्ष तक चलेगा, यानी कि अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और मार्च 2027 तक, कब तक?
मार्च 2027 तक ये चलता रहेगा सर्वेक्षण। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है कि घरेलू आय, जीवन स्तर और आय वितरण से संबंधित विस्तृत आंकड़ों को एकत्रित करना। यहां पर देखा जाए एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर इंटरप्राइजेस तथा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की डाटा के आधार पर सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू जो सकल मूल्यवर्धन है और पूंजी निर्माण इनका आकलन किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ होगा क्या कि दोनों सर्वे यहां पर बात करें तो CAPI तकनीकी से डिजिटल रूप से किए जाएंगे और अंडमान निकोबार के दुर्गम गांवों को छोड़कर पूरे देश को कवर किया जाएगा। यानी कि जो ये राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण है ये कहां पर नहीं किया जाएगा, तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वहां के जो दुर्गम, ठीक है, दुर्गम गांव है जहां पर प्रतिबंधित है जाना, जैसे सेंटिनलीज, जारवा जनजातियां जहां पर रहती हैं वहां पर देखा जाए तो कोई भी सर्वे वगैरह वहां पर आयोजित जल्दी नहीं किया जाता है। ठीक है, सर्वे वगैरह नहीं किया जाता है और इसी वजह से देखा जाए तो उसको छोड़कर अंडमान निकोबार के जो दुर्गम गांव हैं उन्हें छोड़कर पूरे भारत में यह भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा NSO के द्वारा किया जाएगा। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला सवाल क्या है कि अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है। हर साल अंतरराष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को, 31 जनवरी को, 2 फरवरी को या 5 जनवरी को। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी। 1 फरवरी 1980, 1 फरवरी 1987 को, 1 फरवरी 1970 को या 1 जनवरी 1977 को, या आगे बात करें तो 1 मार्च 1980 को। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा उत्तर सही है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का थीम क्या है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का थीम क्या है ये आपको बताना है। वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज या वेटलैंड एंड कल्चरल जनरेशंस। कौन सा उत्तर सही है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चौथा सवाल क्या है कि अल्फा जीनोम किस क्षेत्र में कार्य करता है। चिकित्सा अनुसंधान में, अनुवांशिकी तथा जीनोम विज्ञान में, जलवायु परिवर्तन में या पर्यावरण संरक्षण में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 फाइनल में किस खिलाड़ी को पराजित किया। ठीक है, जो फाइनल मुकाबला हुआ था फाइनल में किसको पराजित किया, स्टेफानोस सित्सिपास को, नोवाक जोकोविच को, राफेल नडाल को या डेनियल मेदवेदेव को। किसको पराजित किया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा है, लंबा इसलिए है क्योंकि हम लोग 2 दिन के जो करंट अफेयर थे उनको एक साथ समाहित करके कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया है। इसकी जो क्लास PDF है वो आपको कल मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात कर लेंगे 3 और 4 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंजॉय करिए और इसी के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।